हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम पढ़ेंगे आपका हिस्ट्री का जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 वीडियो में हम आपका जितना भी सिलेबस है 3 से 4 यूनिट 5 यूनिट जो भी है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इससे पहले भी एक वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, सिलेबस आप सभी को पता है इसके बारे में। तो आपके सिलेबस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ओके, बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसका सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, हम नहीं पढ़ पाए हैं उसको यूनिट वाइज, है ना। तो क्या करेंगे कि उसके ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी आपकी यूनिट से बनेंगे वो हम उसके क्वेश्चन और आंसर जो है वो कवर कर लेंगे। ओके, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो भी आपका मेन टॉपिक होगा वो सब आपका कवर हो जाएगा हर सिलेबस का। ठीक है, हर सब्जेक्ट का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है पितृसत्ता शब्द को परिभाषित कीजिए। उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिनसे नारीवाद विद्वता ने पितृसत्ता और जेंडर को समझा। ठीक है, पितृसत्ता क्या होता है ये हमें जानना है कि होता क्या है ये। ठीक है, पितृसत्ता शब्द की परिभाषा क्या है। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुषों को सत्ता का अधिकार और नियंत्रण का प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, यह व्यवस्था पुरुषों को समाज, परिवार, धर्म, राजनीतिक, शिक्षा और कार्यस्थल जैसे सभी क्षेत्रों में वर्चस्व प्रदान करती है। जैसे कि देखा होगा आपकी मतलब घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी क्या होता है कि जो पुरुषों का बहुत ऊपर माना जाता है ना। मतलब कि घर के जो करता धरता है या फिर बाहर जो भी हैं वो क्या है, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। उनको सारी पावर किसको मिलती है, पुरुष को मिलती है ना। और जो महिलाओं की क्या भूमिका रह जाती है उसके बाद, जैसे गृहिणी, माँ, बेटी आदि। ठीक है, यही भूमिका उनकी समझी जाती थी। तो ये शब्द जो है पितृसत्ता को दिया जाता है। पित का मतलब होता है पिता या पुरुष, है ना। सत्ता का अधिकार या नियंत्रण, कि उनके हाथ में क्या होता है, नियंत्रण होता है सभी चीज़ का। ये व्यवस्था में पुरुष निर्णय लेने वाले, उत्तरदायी और सार्वजनिक जीवन के नायक होते हैं, जबकि महिलाएं अधीनस्थ, परिशासित और निजी क्षेत्र घरेलू तक सीमित मानी जाती हैं। उसके बाद है नारीवाद के बारे में कि नारीवाद ने इसकी कैसे आलोचना की, मतलब ये कैसे समझते थे इस चीज़ को, नारीवाद। ठीक है, नारीवाद विविधता द्वारा पितृसत्ता और जेंडर की समझ को कैसे समझा गया। नारीवाद ने पितृसत्ता की जड़ें पहचानने और उसे चुनौती देने के लिए विभिन्न विचारधाराओं के दृष्टिकोण विकसित किए। कई ऐसे थिंकर्स हैं जो उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स बताए, उन्होंने अपने विचार बताए कि नारीवाद क्या होता है। ठीक है, मतलब जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। नारीवाद सोच ये मानती है कि पितृसत्ता केवल जैविक, ठीक है, जैविक चीज़ों पर आधारित है, जो फिजिकली चीज़ है, ना कि जो जेंडर जो बनाया गया है समाज के तरीक़ों से सामाजिक संरचना के रूप में स्थापित करती है, जिसमें स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिका तय की गई है समाज में, कि पुरुष ये काम कर सकता है, स्त्री ये काम नहीं कर सकती है ना। तो ये क्या है, समाज के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जिसमें से एक थिंकर है रेडिकल नारीवाद। ये विचारधारा मानती है कि पितृसत्ता स्त्रियों के उत्पीड़न की मूल व्यवस्था है। सुलामित फायरस्टोन है जो एक थिंकर है, ने कहा है कि जैविक प्रजनन की असमानता, बायोलॉजिकल जो है चीज़ें होती हैं, ने पुरुष को महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है। मार्क्सवाद और समाजवादी नारीवाद, ठीक है, इन धाराओं को मानना है कि पितृसत्ता और पूंजीवाद एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें जो एक थिंकर हैं वो कहती हैं, एंजेला डेविस ने बताया कि जैसे अश्वेता महिलाओं को नस्ल, वर्ग और लिंग के 3 हरे शोषणों का सामना करना पड़ता है, सिलीवी कहती हैं कि घरेलू श्रम, जो घर का कामकाज होता है, जो महिलाओं द्वारा बिना भुगतान के किया जाता है, पूंजीवादी व्यवस्था की नींव है। ठीक है, मतलब वो कामकाज भी कर रही है, उनको क्या है, उसका कोई खर्चा पानी कुछ भी नहीं मिलता है ना, मतलब फ्री में वो काम करती हैं, ये चीज़ें बोल रही हैं। उदारवादी नारीवाद, ठीक है, इस दृष्टिकोण का जोर सामाजिक सुधार और कानूनी बराबरी पर पड़ा। मेरी वेस्टरक्रॉफ्ट, ब्रेटी फ्रीडन जैसी चिंतकों ने महिलाओं के लिए शिक्षा, काम और राजनीतिक में भागीदारी की वकालत की। ठीक है, उन्हें लगा कि जो ये चीज़ें थी इसमें सुधार करके क्या है कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाया जा सकता है। ठीक है, अगर उन्हें समानता का अधिकार मिला, शिक्षा मिले, काम मिले, राजनीति में भागीदारी मिले तो, है ना। उत्तर आधुनिक और प्रो स्ट्रक्चर नारीवाद,
जूडिथ बटलर जैसे विद्वानों ने यह तर्क दिया कि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, न कि प्राकृतिक की सच्चाई है। क्योंकि भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया, भगवान ने तो किसी को मतलब भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव का हुआ यहाँ आके हुआ, समाज में आके लोगों ने क्या हुआ, काम को बांटा, है ना, जेंडर को लेके कि पुरुष ये कर सकते हैं, महिला ये नहीं कर सकती। तो ये क्या है, भगवान की बनाया गया नहीं है, ये समाज ही संरचना है। ठीक है। दलित, आदिवासी और ट्रांसफेमिनिस्ट नारीवाद। भारत में दलित नारीवाद ने मुख्यधारा स्वर्ण नारीवाद की आलोचना की, क्योंकि वह जाति और वर्ग के अनुभवों को नज़रअंदाज करता है। गायत्री चक्रवर्ती, स्पीकर बेला भाटिया, सिंधु ताई सबकाल जैसी चिंतकों ने यह दर्शाया कि एक महिला का अनुभव केवल जेंडर से नहीं बल्कि जात, धर्म और क्षेत्रीय पहचान से भी जुड़ा होता है। मतलब भेदभाव खाली क्या है, महिला होने से नहीं है, उसके धर्म, जाति, वर्ग से भी है ना। तो खाली भेदभाव यहाँ नहीं है कि वो महिला है कि पुरुष है, बल्कि यहाँ भी है कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है, किस क्षेत्र से है ना। ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि नारीवाद चिंतन ने इसके विविध रूप, प्रभाव को उजागर किया और यह सिद्ध किया कि पितृसत्ता समझने के लिए केवल लिंग नहीं बल्कि जाति, वर्ग, योनिगत, नस्ल, सांस्कृतिक कारक भी गहरी समझ है। मतलब सिर्फ यहाँ पे जो भेदभाव महिला या पुरुष को करके नहीं हो रहा, उसकी जात, उसकी नस्ल, उसकी संस्कृति को करके भी हो रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं और 20वीं सदी के उदारवादी नारीवाद आंदोलन ने जेंडर शब्द का अर्थ कैसे बदल दिया, चर्चा करें। 19वीं और 20वीं शताब्दी के उदारवादी नारीवाद आंदोलन ने जेंडर शब्द को जैविक के रूप में न देखकर बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित जेंडर के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। इन आंदोलन ने महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। ठीक। उन्होंने जेंडर को एक ऐसा ढांचा माना जो महिलाओं के लिए समान अवसर और न्याय प्राप्त करने में बाधा डालता है। मतलब उन्होंने ये समझा ना कि जेंडर ऐसी चीज़ है कि लोगों को अधिकारों के बीच मार रहा है वो, है ना। उदारवादी नारीवाद का उदय कब हुआ, 19वीं सदी में। 19वीं सदी में उदारवादी नारीवाद ने यूरोप और अमेरिका में जन्म लिया। इसके मुख्य उद्देश्य थे महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति अधिकार, मत अधिकार मतलब वोट डालने का और रोजगार में समानता दिलाना। इस विचारधारा ने प्रतिनिधिक चिंतक मैरी वेल्स्ट्राफ्रास ने, जिन्होंने अपनी रचना ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ठीक है, 1792 में महिलाओं की बौद्धिक क्षमता और समानता की बात की थी। इसमें व्यक्तिगत अधिकार की अवधारणा का विकास करना है। उदारवादी नारीवाद ने यह तर्क दिया कि महिला भी पुरुष की तरह तर्कसंगत, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर हो सकती हैं। उन्हें भी अगर मौका दिया जाए तो वो भी क्या कर सकती हैं कि इन्होंने माना कि पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं। इस आंदोलन ने व्यक्तिगत और मानवाधिकार के सिद्धांत पर आधारित होकर जेंडर के आधार पर किए जा रहे भेदभाव को गलत ठहराया। जेंडर को सामाजिक निर्माण के रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है। जहाँ पे कि समाज ये तय करता है कि एक स्त्री या पुरुष को कैसे व्यवहार करना चाहिए, जबकि जैविक रूप से वे केवल नर या मादा होते हैं। मतलब वो फिजिकली तौर पे तो क्या है, मेल या फीमेल है, पर ये कैसे बात करनी चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, ये किसने बनाया, ये सब क्या है, एक समाज के द्वारा बनाया गया है। शिक्षा और पेशेवर में समानता होनी चाहिए। उन्हें शिक्षा और जो काम है उनको बराबर का क्या, उनको समानता मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, ताकि वो भी अपनी जो, ठीक है, अपना भी टैलेंट वो भी दिखा सके। कामकाजी महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन और सम्मान की मांग की गई। मताधिकार और राजनीतिक में भागीदारी होनी चाहिए। 19वीं और 20वीं सदी में सफ्रेज आंदोलन के जरिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, ताकि वो भी क्या है, स्वतंत्र हैं, उन्हें भी अधिकार है ना। कानूनी सुधार और अधिकारों की रक्षा की गई। विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकारी जैसे कानूनों में सुधार लाकर महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश की गई। ठीक है। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वतंत्र रूप में नागरिकों के रूप में स्थापित किया गया। मीडिया और साहित्य और एकादशी में विमर्श बदलाव हुआ। साहित्य, फिल्म और अकादमी संस्थानों में महिलाओं की स्थिति और जेंडर संबंधित विमर्श शुरू किए गए। मतलब प्रोत्साहन दिया गया कि मतलब महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, इसलिए क्या हो, साहित्य, मीडिया वगैरह में उनकी छवि को बनाने के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम वगैरह दिखाना, ये सब चीज़ें चालू हो गई। इसमें विचार व्यापक हुआ, जेंडर कोई स्थायी सत्य नहीं है बल्कि परिवर्तनीय और बहुआयामी है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करेगी। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उसमें महिलाओं ने अपना क्या योगदान दिया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति केवल राजा और शासक वर्ग के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित थी। इस क्रांति में महिलाओं ने भी अभूतपूर्व भागीदारी निभाई, जिन्होंने रोटी, अधिकार, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी के लिए आवाज़ उठाई थी। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्रांति से पहले कैसी थी? नारी जीवन की सीमाएं थी कुछ। महिलाएं समाज में द्वितीय स्थान पर थीं। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और मतदान का अधिकार नहीं था। विवाह और पारंपरिक जिम्मेदारियां ही उनका मुख्य कार्य थी। ठीक है, क्रांति से पहले क्या था, यही इनको खाली इतने ही अधिकार प्राप्त थे, इतना ही काम उनका माना जाता था। आर्थिक शोषण किया जाता था उनका। ठीक है, घरेलू हिंसा, मजदूर या किसान के रूप में काम करवाना, फिर भी उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन और अधिकार मिलते थे। क्रांति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हुई। रोटी के लिए आंदोलन किए गए। महिलाओं ने खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने सरकारी नीति और जमाखोरी का विरोध किया। उसके बाद है वर्साई मार्च 5 अक्टूबर 1789 में, जिसमें महिलाओं ने क्या किया था, महिलाओं ने 12 मील की पद यात्रा की थी। ठीक है, पेरिस से वर्साई तक। उनका उद्देश्य था राजा को पेरिस लाना, रोटी समस्याओं का हल करना। ये क्रांति एक निर्णायक घटना बनी, जिससे राजा लुई 16वें को मजबूरन पेरिस आना पड़ा। ठीक है, नारीवादी विचारों और ओलंपिडिगोस का योगदान। ओलंपिडिगोस ने क्या किया था, उनका क्या योगदान रहा इसमें? ठीक है, ओलंपिडिगोस फ्रांस की प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका थी। उन्होंने 1791 में स्त्री और नागरिक महिलाओं के अधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन की प्रकाशित किया गया था। प्रमुख मांगे क्या थी उनकी? महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले, शिक्षा, संपत्ति और तलाक में समानता मिले। महिलाओं को कानून बनाने और प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। जिसमें उसके बाद क्या होता, महिला संगठन की स्थापना हुई थी, जिसमें महिला क्लब, समिति वगैरह बनाई गई थी। इन संगठनों ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक किया था। राजनीतिक विचार विमर्श हुए थे। महिलाएं सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने लगी थी। उन्होंने पत्रिकाओं में लेखन शुरू किया और नारों के साथ प्रदर्शन किया था। ठीक है, क्रांति के बाद महिलाओं में दमन हुआ था। महिला संगठन पर प्रतिबंध लगे थे। ठीक है, नई सरकार ने महिला संगठन को अस्थिरता का कारण बताकर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, और ओलंपिडिगोस को फांसी दे दी गई, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की खुलकर मांग की थी। क्योंकि उन्होंने एक पत्रिका भी प्रकाशित की जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात की गई। इन्होंने महिलाओं को सपोर्ट किया तो उन्हें क्या हुआ, फांसी दे दी गई थी। महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला। क्रांति के बावजूद महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। संविधान केवल पुरुषों को ही नागरिक मानता था। क्रांति की विरासत और महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? नारी चेतना का जन्म हुआ। महिलाओं में राजनीतिक चेतना और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने समझा कि यदि उन्हें अधिकार चाहिए तो उन्हें स्वयं आवाज़ उठानी पड़ेगी। भविष्य के आंदोलन की नींव रखी गई। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व भर के नारीवाद आंदोलन को प्रेरित किया। ओलंपिडिगोस जैसी महिलाएं आगे चलकर नारीवाद विचारधारा की प्रतीक बनी। तो एक इनको फांसी दे दी गई तो इनसे प्रेरित हुई। ठीक है, और भी महिलाएं जो इन्हीं की तरह नारियों के सम्मान में उन्हीं के लिए काम करने लगी थी। ठीक है, तो निष्कर्ष इसका ये निकलता है, जो आपका कंक्लूजन है, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका केवल सहायक नहीं थी, बल्कि वह क्रांति का सक्रिय और प्रभावशाली हिस्सा भी थी। उन्हें रोटी, समानता, अधिकार के लिए संघर्ष किया। भले ही उन्हें तत्काल सभी अधिकार नहीं मिले, लेकिन उन्हें नारी चेतना और अधिकारों के संघर्ष की नींव रखी थी। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले किस किस का ये फर्स्ट एग्ज़ाम है, आपका जिसका भी आपका फर्स्ट एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट का है ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं कमेंट करें कि आपका भी इसका फर्स्ट एग्ज़ाम है, अगर आपने अपनी डेट शीट चेक कर ली है तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।